हेलो गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल। अब आप आ रहे हैं 9 to 10 में। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टूड दैट व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो द एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन इट्स लाइफ इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। ओके, ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे मेंटेनेंस में, रिपेयरिंग में, डैमेज के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज ह्यूमन के बॉडी में इनसाइड द बॉडी हो रही होती है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिंपली उसी को हम बोल देते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, दैट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे बेसिकली आता है हमारे पास सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस। ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस जो है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? ओके, बेसिकली ये चीज़ है क्या? तो द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। यानी कि ये चीज़ें तभी भी हमारे शरीर में चलती रहती है जब हम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम जो है वो नहीं करें। दैट इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं कर रहे, सिंपल बस बैठे हैं या सिंपल सो गए हैं, तभी भी ये जो एक्टिविटीज़ है ये परफॉर्म हो रही। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, ओके, जब भी हम बस ऐसे ही बैठे हुए हैं तभी भी ये जो है हो रही है। ओके, इवन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट asleep, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। यानी कि चाहे हम सोए चाहे हम जागे, ये जो एक्टिविटीज़ है ये परफॉर्म बॉडी में होती ही रहती है। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये जो सारी मतलब एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती ही रहती है, चलती ही रहती है, बेसिकली इन्हीं को बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। ओके, अब यहाँ पे हमें बताया है, multicellular organisms are followed. A specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will be needed to transport waste away from cell to the excretory tissue. ठीक है, अब डाइजेशन भी परफॉर्म करना है, एब्सॉर्प्शन भी करना है, एक्सक्रीशन भी करना है, तो सबके लिए अलग अलग में हमें सिस्टम चाहिए होते हैं। ओके, फिर यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कि न्यूट्रिशन। ओके, सो व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज न्यूट्रिएंट? ओके, ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। ठीक है, जब भी हम चल रहे हैं या ऐसे ही मतलब तो एनर्जी, तो हमें कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो एनर्जी तो चाहिए। ओके, देन वी आर यूजिंग अप एनर्जी इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपीरेंट एक्टिविटी। ठीक है, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। ठीक है, एनर्जी तो बिल्कुल मतलब इंपॉर्टेंट सोर्स ही होती है एज अ टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ आवर बॉडी। ओके, देन वी ऑल्सो नीड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। ठीक है, हमें मटीरियल भी चाहिए क्योंकि हमें ग्रोथ भी शो करनी होती है। ठीक है, एंड सिंथेसिस प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी। और बॉडी में और जो सारी चीज़ें चाहिए जैसे कि प्रोटीन चाहिए, ओके, तो उसका भी सिंथेसिस करना है, उसको भी बनाना है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल इज द फूड वी ईट। ठीक है, कुछ सोर्स तो ऐसे ही होते हैं जो खाना खाते हैं बेसिकली हमें वहाँ से ही मिल जाते हैं। ठीक है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड? ठीक है, आखिर खाना मिलता कैसे? ठीक है, तो मेनली हमारे जो फूड सोर्सेज होते हैं या तो वो प्लांट हो सकते हैं या तो वो एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों पे ही हम क्या होते हैं, मेजरली डिपेंड होते हैं। ओके, so the general requirement for energy and material is common in all organism but it is fulfilled in different ways. ठीक है, अलग अलग तरीके से हम जो है इसको फुलफिल करना चाहते हैं। ओके, और अलग अलग तरीके से फुलफिल होता है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ जो है वो एकदम सिंपल यूज़ करते हैं। एंड दिस ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, दो तरह के हमारे पास होते हैं मेनली, एक तो होता है ऑटोट्रॉफ और एक तो होता है हेटरोट्रॉफ। बेसिकली ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है जो सनलाइट मतलब सनलाइट जो होती है बाहर की सनलाइट की एनर्जी से लेके, यानी कि उससे फिर अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफ। ठीक है, यानी कि जो खाना है वो अपने आप ही बन गया है। ठीक, जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद ही खाना बना देते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटो यानी कि फोटोन, और सिंथेसिस यानी कि कोई ना कोई चीज़ का वहाँ पे बन रही है। ठीक है, सिंथेसिस मतलब हो रही कुछ ना कुछ चीज़ों का बनना। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफी का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफी का मतलब होता है यानी कि वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, किसके लिए? फूड के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, एक तो ऑटोट्रॉफ और एक हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड वी हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ यानी कि दूसरे पे वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यही हमें बोला गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब बेसिकली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास आ जाती है फोटोसिंथेसिस। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैंने आपको बताया फोटो का मतलब होता है फोटोन,
फोटोन का मीन्स होती है लाइट, ओके, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कोई ना कोई चीज़ जो है वो वहाँ पे बन रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो ये हो जाते हैं हमारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। It is a process by which autotrophs takes in substances from outside and convert them into stored form of energy, ठीक है, यानी कि बाहर से एनर्जी लेते हैं और फिर उसको स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी हमारे पास इक्वेशन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट के साथ ये मिलके ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लेट अस सी what actually happens during the process of photosynthesis, ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो 3 स्टेप्स होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ऐसा पिगमेंट है ग्रीन कलर का जो प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि जो ग्रीन कलर का बेसिकली लीफ पिगमेंट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। देन थर्ड स्टेप आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो 3 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ये भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। देन हमें बोला है दिस स्टेप्स नीड नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, ठीक है, यानी कि इमीडिएटली नहीं कि ऐसे एक स्टेप हो गया फटाफट से दूसरा स्टेप आएगा, ऐसा नहीं होता, ओके। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि हम देखते हैं कि आखिर ये कैसे नेसेसरी है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हमें यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी उसमें बताया गया है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब नाउ हमें यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। Now let us study how the plant obtain carbon dioxide, ठीक है, आखिर जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो इन क्लास 9th वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, ठीक है, क्लास 9th में हम पढ़ के आ जाते हैं, ठीक है, कि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है कि विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो लीफ की जो सरफेस होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसका भी कुछ पर्पस है कि इसको प्लांट में ही मतलब सरफेस पे क्यों लगाया जाता है, ठीक है, ये भी है। अब देखिए यहाँ पे स्टोमेटा की जो फिगर आ जाती है बायोलॉजी में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास गार्ड सेल्स है, स्टोमेटल पोर है और क्लोरोप्लास्ट है, ये ओपन है, ये क्लोज है। क्लोज आप देख सकते हैं, थोड़ा सा श्रिंक वो आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये जो है थोड़ा सा मतलब स्वेलिंग होती है, आपको दिख रहा होता है ऐसे अच्छे से एकदम बाहर निकलते हुए, तो ओपन है, और ऐसे थोड़ा सा दिख रहा है मतलब वो आपका क्लोज स्टोमेटल पोर है, ठीक है। बेसिकली इसका फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछ ले एग्जाम में व्हाट आर स्टोमेटा, तो आप लिखेंगे टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, ओके। अब इससे फंक्शंस भी पूछे जाते हैं, तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग करना ये काम होता है किसका, गार्ड सेल्स का, कि स्टोमेटा को कब ओपन रखना है, कब खोलना है, ठीक है। द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, ठीक है, स्वेलिंग तभी होगा जब वाटर उस पे आएगा, causing the stomatal pore to open, ठीक है, फिर वो ओपन हो जाएगा। एंड सिमिलरली द pore closes if the guard cell shrink, जब वो श्रिंक आ जाएगा तो वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी है, ठीक है, कि जो यहाँ पे क्या है बेसिकली एक्टिविटी में हमें ये बताया गया है कि जैसे कि हमारे पास ये दोनों एक पॉटेड प्लांट है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे हमने 2 प्लांट्स बेसिकली लिए हुए हैं, ठीक है, दोनों को कवर अप कर दिए, फिर देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस किस में हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा और नहीं हो रहा, ठीक है, ये एक्टिविटी में हमें बताया गया है, ठीक है। ये है हमारे पास, देन आ जाता है हमारे पास क्या, देन वी हैव इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सिंपली मतलब होता है कि खाना तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, पर किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, मतलब डायरेक्टली ये अपना खाना जो है वो खुद नहीं बनाते, जबकि ऑटोट्रॉफिक में कि अपना जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ओके। तो ईच ऑर्गेनिजम्स इट एडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है, सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या हो जाता है, एडेप्ट हो जाता है, ठीक है। अब द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है, यानी कि बेसिकली कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल पे वो डिपेंडेंट है, उस पर ही डिपेंड करते हैं कि क्या वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं या हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ओके।
फॉर एग्जाम्पल द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है बिल्कुल रुका हुआ है, ठीक है, एकदम, जैसे कि सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज अ डियर वुड ऑल एलो फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस, ठीक है। इन दोनों में अलग अलग है, तो वो रुका हुआ है यानी कि वो कहीं चल नहीं सकता, तो बेसिकली वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेगा, ठीक है। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि हमारा डियर हो गया, तो वो तो शिकार कर सकता है, तो वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी और पे डिपेंडेंट हो सकता है। वाई? बिकॉज वो मूव कर सकता है। और जो हमारा जो ग्रास हो गई या जो प्लांट हो गए वो कैसे है, स्टेशनरी है, ठीक है, यानी कि एक जगह पे फिक्स ही रहना उनको। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से लिया यहाँ पे चला गया प्लांट, कभी यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, नो, ऐसा नहीं है। ओके, तो इसी अकॉर्डिंग ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो फॉलो होता है कि क्या वो ऑटोट्रॉफिक करेगा, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए, फंजाई लाइक ब्रेड माउस, ईस्ट एंड मशरूम्स, ठीक है, इन सबके अलग अलग दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है, बट इसके अलावा अभी हमारे पास आता है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे कि फंजाई लाइक ब्रेड माउस, ईस्ट एंड मशरूम्स अदर टेक इन द होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज, यानी कि ये क्या करते हैं, इनसाइड द बॉडीज में ब्रेक डाउन होता है। वर्क कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग, ठीक है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग। ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो तो ऑब्टेन कर रहे हैं पर दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचे बिना। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं ये बताया गया। द पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्रस्टेटा, अमरबेट, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेलवॉर्म्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, बेसिकली दे आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट कैसे, यानी कि ये बिल्कुल जो होस्ट की बॉडी है वहाँ से न्यूट्रिशन तो ऑब्टेन कर रहा है बट वो जो होस्ट है उसको कुछ किल नहीं कर रहे, यानी कि उसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहे, पर अपना जो न्यूट्रिशन है वो सही ऑब्टेन कर रही है, ठीक है। एंडोपैरासाइट यानी कि इनसाइड द बॉडी। ओके, तो ये हमें यहाँ पे पता चला, ठीक है। देन अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। बेसिकली कैसे ऑब्टेन करेंगे, मैंने बता दिया यूनिसेलर है, मल्टीसेलर है, तो पर आखिर होगा कैसे। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अमीबा का एग्जांपल्स दिया है, ठीक है। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, ठीक है, अलग अलग है, मतलब ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बेसिकली यूनिसेलर एक ही सेल है पर लाइफ प्रोसेस जितनी भी होंगी वो भी हो रही है, ठीक है। जिसकी न्यूक्लियस से क्या है, फूड पार्टिकल, ठीक है। देन सीडोपोडिया है, देन फूड वैक्यूल है, फूड पार्टिकल है, ठीक है। अब इसमें भी जो सारे स्टेप्स होते हैं बेसिकली वो तो ये परफॉर्म करता है ये, ठीक है। तो ये भी क्या है, अपनी जो लाइफ प्रोसेसेस है ये परफॉर्म ओवरऑल कर रहा है, जबकि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, ये आता है हमारे पास। देन वी हैव इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बेसिकली ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, तो ह्यूमन बींग्स में हम देखें तो हम तो कैसे है, बेसिकली हमारे पास जो होता है मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अलग अलग डाइजेशन है हमारे, अगर रेस्पिरेशन करना है तो अलग सिस्टम है, डाइजेशन करना है अलग सिस्टम है। ओके, तो ये सारे बहुत सारे हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ये दिस फिगर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइस। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ टंग, ठीक है। अब हमें खाना खाना है तो खाना डायरेक्ट पेट में तो पहुँच ही नहीं जाएगा, सबसे पहले हमें उसे उठाना पड़ेगा, मुंह में टंग में डालना पड़ेगा, देन वो हमारे किस में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से होके वो जाता है हमारे पास स्टमक में, ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन वी हैव एनस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डायफ्राम है ये हमारा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। बाइल डक्ट बनेगा लीवर में और हमारे पास है पैंक्रियास। ओके, तो ये पूरा पाथवे एक जो होता है डाइजेशन का वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में हमें फॉलो होता है, ठीक है। सबसे पहले टंग में, देन माउथ, देन ईसोफेगस, देन जाएगा स्टमक में, देन हमारे पास आ जाएगा क्या, देन आ जाएगा हमारे पास पैंक्रियास, देन वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में एनस। एनस में जो अनवांटेड या जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म हो जाता है। सो दिस इज द पाथवे। ओके, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ना, डायग्राम भी अगर पूछ ले तो आपको बनाना आना चाहिए कि ये सब है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई वही यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी थोड़ा दिया हुआ है। The exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscle which release it in small amount into the small intestine, ठीक है। बीच बीच में यहाँ पे स्पिंस्टर लगे होते हैं
ठीक है। द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिल्ड इनटू अ कॉम्पैक्ट प्लेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव बॉइलिंग। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें बॉइलिंग देखने को बहुत ही मिल जाती है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द बॉडी एंड व्हाट दे ईट। ओके, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है कौन सा ऑर्गेनिज्म है और बेसिकली वो क्या फूड कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। Herbivore eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। ठीक है, जो herbivorous organisms हैं इनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कैसी होती है, लंबी होती है। क्यों? क्योंकि उनको ग्रास खाने है। ठीक है, तो सेल्यूलोज वहाँ से उनको डाइजेस्ट करना है। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना ईजियर होता है। हेंस कार्निवोर जैसे कि टाइगर्स हो गए हैव अ मोर शॉर्टर इंटेस्टाइन। ठीक है, इसीलिए जो हमारे लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, ठीक है, जितने भी हमारे पास कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स हो गए, बिल्कुल इनके पास क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है एज कम्पेयर टू हर्बीवोर। ओके, ये हमें बताया गया। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, तो अगर आपको बोल दे कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, तो कहाँ पे होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास फॉर दिस पर्पस। ठीक है, बेसिकली ये हमने बातें बताई गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ और चीज़ें भी बताई है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल, ये भी बता सकता है। रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। ठीक है, हाउ इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे हो रहा है, ये भी आप बता सकते हैं। अब आता है हमारे पास थर्ड टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट life process, okay, which is performed by all living organism to sustain its life। okay, so we have discussed nutrition in organism in the last section। ठीक है, न्यूट्रिशन में हमने पूरा कवर कर दिया कि ऑटोट्रॉफिक क्या है, हेटरोट्रॉफिक क्या है, ये सब आपको बता दिया। अब the food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life processes। ठीक है, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती है जो हमें परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे हमें बताया गया है कि दो तरह के हमारे पास होते हैं। ठीक है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब है जिसमें आप प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है, जब O2 है तो उसकी प्रेजेंस में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक। एनारोबिक यानी कि जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ O2 नहीं चाहिए उसको बोल देते हैं एनारोबिक, जहाँ पे चाहिए उसको बोलते हैं एरोबिक। ओके, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और यहाँ पे कभी कभार डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि मतलब बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो द प्रोसेस देखिए यहाँ पे the food material taken in during the process of nutrition is used in cells for provide energy for various life processes। ठीक है, अब एनर्जी तो चाहिए अगर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने होंगे। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन यूज करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए, दैट इज एरोबिक एंड कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम अदर यूज पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, जिसमें उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, दैट इज एनारोबिक। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पहला स्टेप होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। ग्लूकोज हमारे पास होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज पायरुवेट, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज उसका 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, ब्रेक डाउन करना। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। फर्दर द पायरुवेट में भी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट में होता है कब, जब फर्मेंटेशन चल रहा होता है तब। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन, जिसको हम बोल देते हैं एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, दैट इज एरोबिक एंड दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर उससे क्या बने, कार्बन मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ओके, समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, ठीक है, यानी कि हमारे मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, अनदर पाथवे ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन हियर द पायरुवेट। ठीक है, ये पाथवे जो होता है फॉलो किया जाता है, ये भी आपको याद रखना होता है। जैसे कि ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी,
देन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये वो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी होती है, ठीक है। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called the ATP। क्या बोलते हैं? ATP बोलते हैं, which is used to fuel all other activities in the cell। ठीक है, ATP is broken down giving rise to a fixed amount of energy which can derive the endothermic reaction taking place in the cell। ATP होता है हमारे पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एनर्जी बनती है सेल्स में, उसको हम बोल देते हैं ATP। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गॉट इट? ये है हमारे पास। Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, ठीक है, मैंने समझा एरोबिक जो है वो तो ऑक्सीजन पे डिपेंड हो रहा है, ठीक। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक जो है मतलब उसका काम है कि वो देखे क्या वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिल रहा है या नहीं। ओके, we have seen that plant exchange gases through stomata and large intracellular spaces ensure that all cells in contact with air, ठीक है, मतलब कांटेक्ट ऑफ एयर में आ रहा है क्या, डिफ्यूजन हो रहा है या नहीं, ये बेसिकली यहाँ पे हम बताया गया है। ठीक है, एनिमल्स हैव इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, सबके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल हो बेसिकली कैसा ऑर्गेनिज्म है एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर used to use the oxygen dissolved in water। ठीक है, अब जो टेरेस्ट्रियल में रह रहे हैं वो तो डायरेक्टली कर लेंगे, अब जो पानी के अंदर रहते हैं बेसिकली ऑर्गेनिज्म, उनके पास कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन होता है जिससे वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उससे कर पाए। ओके, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in terrestrial organisms। ठीक है, इक्वेशन यहाँ से भी बन सकता है कि why जो टेरेस्ट्रियल वाई एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीथिंग रेट है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो आंसर ये आता है कि द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। ठीक है, यानी कि लो होता है किसके कंपैरिजन में, यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, इसीलिए जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स। Fishes take in water through their mouths and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood। Okay, तो फिश में अगर हम देखें तो फिश के पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये आता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration। This oxygen is absorbed by different organs and different animals। ठीक है, टेरेस्ट्रियल यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली लैंड पे रहते हैं। ठीक है, तो इनके पास तो कोई ना कोई चीज़ें प्रेजेंट होती है कि एक्सचेंज आपको कैसे करना है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। देन हमें यहाँ पे बताया गया है ह्यूमन बीइंग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। ठीक है, ह्यूमन्स होते हैं हम तो सांस लेते हैं किससे, बाय द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स। ठीक है, सबसे पहले तो नॉस्ट्रल्स ही लेते हैं, तो ये बताया गया। The air passing through the nostril is filtered by fine hairs that line the passage। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कुछ ना कुछ थोड़े से फाइन हेयर्स लगे होते हैं, क्यों, ताकि वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर पाए। ओके, the passage is also lined with mucus which helps in the process for air। the air pass through the throat into the lungs। ठीक है, फिर वो थ्रोट से कहाँ जाता है, लंग्स में। rings of cartilage present in the throat will ensure that the air passage does not collapse। क्यों, ताकि वो जो एयर मतलब बेसिकली जो एयर का जो पैसेज है वो कोलैप्स ना हो जाए। ओके, अब बेटा पढ़ लो 10th क्लास में आए हो, अभी भी तो न्यू बिगिनिंग है, लाइफ जर्नी अच्छी अगर बनानी है, 10th में अच्छा स्कोर करना है तो बेटा जी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये मैं पढ़ना है अच्छे से। ये मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे जो है बातें किए जा रहे हैं, कुछ तो है सिर्फ ऐसे वन शॉट खोलेंगे और मैडम का मुंह देख के बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है बेटा जी, पढ़ लीजिए। ओके, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, जब बिगनिंग से ही मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट अच्छा आता है। पढ़ लो। ओके, हाँ ठीक है, ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। बेसिकली ये हमें दिया हुआ डायग्राम, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये रहा हमारे पास नेजल पैसेज, इसमें क्या होता है कुछ फाइन हेयर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये माउथ कैविटी है,
कि यहाँ पे हमारा फेरिक्स, लैरिक्स है, ट्रैकिया है, ओके। देन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होती है इसको एयर पैसेज बेसिकली बोलते हैं, ठीक है, ताकि ये जो कोलैप्स ना हो जाए। यहाँ पे ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलर सेक्यूल, फिर आ जाता है हमारे पास नीचे ये जो डायफ्राम है वो, और लंग्स है और रिब्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला हुआ है विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, ठीक है, यानी कि जो स्मॉलर ट्यूब्स में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। तो एल्वियोलाई क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है। क्या काम करती है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इसका काम होता है, ओके। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके। इसमें क्या होती है, बहुत सारी एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स होती है। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीथ इन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है, यानी कि मैंने सांस ली, क्या हुआ, ऊपर चला गया, यानी कि क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो बेसिकली। जब छोड़ दी तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। चलिए प्राणायाम की क्लास करते हैं हमारे क्लास में, है ना, जिससे कि आपको ये जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है अच्छे से समझ आए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इनहेलेशन, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सहेलेशन, रिलैक्सेशन हुआ, ठीक है। तो यही आ जाता है हमारे पास, ओके। ये बोला गया ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल द एयर इज टेकन इन एंड लेट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed for the carbon dioxide to be released, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। when the body size of animal is large, यानी कि जब साइज जो है बॉडी का वो बड़ा है, ओके, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all part of the body, ठीक है। तो जब बॉडी का जो साइज है वो बड़ा है तो आपको जो अमाउंट लगेगी, यानी कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं वो भी ऐसा होगा, भी बड़ा होगा। अब बॉडी का साइज जो है अगर वो बड़ा है तो वो तो बड़ा ही चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पाँचवे की बात करूँ रेस्पिरेशन की, तो पहले क्या हुआ, सांस अंदर गई तो कहाँ गए, उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया में गई, लैरिंग्स में गए, ठीक है, फिर कहाँ गए, फिर हमारे पास जो है ब्रोंक्यूल्स में गई, ब्रोंकाई में गई, एल्वियोलाई में गई, ठीक है। ये सब हमारे पास हुआ, बेसिकली ये क्या हुआ, इसका पाथवे हुआ, ठीक है। यहाँ पे नॉस्ट्रल्स में क्या है, हमारे पास फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। फिल्टर तो करना पड़ेगा ना, हमारे यहाँ पॉल्यूशन की एयर होती है, ठीक है। कहीं पर भी आप जा रहे घूमने के लिए, आपने ऐसे इनहेलेशन किया तो सारी जो डस्ट वाली एयर है सबको थोड़ा ना अंदर ले जाए, नहीं, वो जो फिल्ट्रेशन का काम भी करेगा ना वो होता है नेचुरल फिल्टर, ठीक है, जो आपकी नाक में लगना होगा, ओके। अब आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। अब बेसिकली एनर्जी भी बनानी है तो उसको एक जगह तो रखेंगे नहीं, बॉडी को सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, सारे पार्ट्स है, उसको सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी, तो यहाँ पे हमें एनर्जी तो बन तो गई, ओके, बना ली हमने, डाइजेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन भी कर लिया, ठीक है। पर अब रेस्पिरेशन तो हो गया, बट अब जो एनर्जी बनी, ठीक है, उसको अलग अलग पार्ट्स में अगर काम करना है तो एनर्जी पहुंचानी भी पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जैसे कि मैं ये मेरा हाथ जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रही हूँ, क्यों मूव कर पा रही हूँ, क्योंकि जो एनर्जी बनी वो यहाँ तक पहुँचेगी तभी तो मूव हो पाएगा ना, वरना तो कैसे मूव हो पाएगा, ठीक है। तुम्हारे सामने खड़ी हो, बोल रही हो, कैसे हो रहा है, ताकि जो एनर्जी है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो रुक जाता, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में भी अब क्या है, हमें ट्रांसपोर्टेशन तो करवाना ही है। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन, ठीक है, कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑक्सीजन और जो बाकी वेस्ट मटेरियल्स है वो कैसे होते हैं, ये हमने देख लिया था। कब देखा था, क्लास 9th में देख लिया था, ओके। वी हैव लर्न अबाउट ब्लड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कैसे हमारे पास एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो सारे ऑर्गन से क्या है, बिल्कुल कनेक्ट है, ओके। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम विच इज कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, ब्लड में क्या है, प्लाज्मा, ओके। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सब जो है वो कैरी करता है, ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बोला गया है हमारे कुछ हार्ट के बारे में, ठीक है, हार्ट बेसिकली योर फेवरेट, ओके, हार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, आर पंप द हार्ट, ये जो डायग्राम है हार्ट का, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आर फीस्ट, ठीक है, यानी कि हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, कितना, हमारा हार्ट, ठीक है, हमारी एक मुट्ठी के बराबर, यानी कि सबकी जो मुट्ठी है वो अलग अलग वेरी करती है, ठीक है, किसकी छोटी किसकी बड़ी, बट वो जो होता है सबकी फीस्ट के बराबर होता है, यानी कि ये जो मुट्ठी होती है ना इसके बराबर होता है हमारा हार्ट, ठीक है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 दोनों को ही से ट्रांसपोर्ट करवाना है, अकेले एक चीज़ नहीं है हमारे पास, ओके। अब
यहाँ पे द हार्ट हैज डिफरेंट चेम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में। क्यों? ताकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो ना हो कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही मिक्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा ना हो। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हार्ट को जो है 4 चेम्बर्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, ये बताया गया। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। ओके, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी brought back to the heart. This oxygen rich blood is often found to the rest of the body. ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो क्या हुआ, हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, अब 4 चैम्बर जो हार्ट है हमारे पास, उसमें जैसे कि हमारे पास ऐसी एयर है जो कि ऑक्सीजनेटेड नहीं है। ठीक है, उसको पहले तो लंग्स में भेजेंगे। भाई लंग्स में क्यों भेजेंगे? ताकि लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड हो पाए। ठीक है, तो यही बताया गया है कि उसमें जो आर्टरीज होती है, कुछ आर्टरीज ऐसी हैं जो हेल्प करती है। ठीक है, इसको मतलब बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने में। ठीक है, ये बोला गया, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऑक्सीजन रिच ब्लड वी कैन फॉलो द स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पे जो काम हो रहा है ना बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होता है, ऐसा नहीं सब वैसे रैंडमली हो रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो रहा है, नहीं भी ऐसा यहाँ पे नहीं चलता। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द चेंबर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। ठीक है, वो रिलैक्स होता है जब तक वो ब्लड जो है कलेक्ट कर रहा है। ओके, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस। ठीक है, फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होगा, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, ताकि जो ब्लड है वो ट्रांसफर हो पाए। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर जो ब्लड है वो बॉडी के बाहर मतलब बाहर उसको हो जाए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आता है हमारे पास? राइट एट्रिया से। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल। अब वो जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, वो क्या करता है हमारे पास जो वेन होती है, ठीक है, और उसके द्वारा क्या करता है, उसको लंग्स में ले जाता है। लंग्स में क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड होता है। अब जब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया तो फिर वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ चला जाएगा, हमारे जो अदर टिश्यूज है। ठीक है, जहाँ पे वो चाहिए मतलब वहाँ पे वो बेसिकली चला जाएगा। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली हार्ट का जो डायग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ठीक है, जब ये एंट्री हुई तो देखो यहाँ पे ये है हमारे पास राइट एट्रियम। ठीक है, ये है लेफ्ट ये है बेसिकली सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये जो हमारे पास जो रेड से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है, पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, वीना के बाद। ठीक है, ये जो ब्लू है ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो दिखाया गया। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास राइट एट्रियम है। ठीक है, तो राइट एट्रियम से ये कहाँ पे जा रहा है, सबसे पहले ये राइट एट्रियम है। ठीक है, देन गया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के थ्रू। ठीक है, देन पल्मोनरी वेन आर्टरी के थ्रू ये कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली लंग्स में एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो पल्मोनरी वेन होती है फ्रॉम लंग्स, वो कहाँ पे उसको लेके जाती है, वो उसको लेके जाती है राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल। ठीक है, किसके थ्रू, लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड एज अरोटा। ठीक है, उसके बाद जो अदर ऑर्गन्स है वहाँ तक उसको ले जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा काम होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन एज वेल एज हमारा जो हार्ट का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें बताई गई है ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, कि अभी ब्लड प्रेशर क्या है, कैसे मेजर करते हैं, तो नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। ठीक है, वरना ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल एंड डायस्टोल। ओके, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रही, सिस्टोल हो रहा है। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ओके, तो द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जब रिलैक्सेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 होना चाहिए। ये क्या है, नॉर्मल है हमारे पास। ओके, ये हमें बताया गया। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड एंड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेग्मोमीटर। ओके, इससे जो है मेजर किया जाता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है,
बहुत सारी जो बीमारियां हैं ये उससे हो सकती है। फिर यहाँ पे बात आती है द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, ठीक है। कौन सी वेसल्स है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी कर रही है। ओके, तो आर्टरीज आर द वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। आर्टरीज ऐसी वेसल्स है जो क्या कैरी करती है, जो कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick. Arteries कैसी है हमारे पास thick है, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि give difference between arteries and veins, ठीक है। तो एक हमारे पास thick है, एक thin है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स, यानी कि अगर कोई ऑर्गन तक उसको पहुंचना है तो स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड करती है अपने आप को, क्यों, टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स, ओके, इसीलिए ये बताया गया। और फिर क्या है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स व्हिच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड एज कैपिलरीज, क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग देन टेक्स प्लेस across the thin wall. The capillaries then join together to form veins that convey the blood from organ or tissue, ठीक है। ये कर सके, ये हमें बेसिकली बताया गया। अब हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए हमारा जो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हार्ट के बारे में हमने देखा, हम देखते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ रोल होता है। What happens if the system of tubes develops a leak, ठीक है। अब वो जो ट्यूब है वो लीकेज का अगर स्टार्ट हो जाए, ओके, थिंक अबाउट दैट सिचुएशन। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर, ठीक है। अगर लीकेज हो गए तो लॉस ऑफ प्रेशर होगा, ठीक है, ये हमें यहाँ पता है। विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, जो पंपिंग सिस्टम की जो एफिशिएंसी है यानी कि जो उसकी काम करने की बेसिकली एफिशिएंसी वो क्या कर देगी, कम कर देगी, है ना, ये होगा। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट्स, ठीक है, ये चीज़ ना हो इसीलिए हमारे पास क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीकेज, ठीक है, ताकि ये जो लीकेज है उसको होने से वो प्रिवेंट कर सके। एंड दिस लीकेज बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट 3 पॉइंट्स ऑफ इंजरी, ठीक है। यानी कि जब इंजरी हो रही है तो ऐसा नहीं कि मतलब ट्यूब जो होती है बिल्कुल लीकेज हो गया, ठीक है, ब्लड बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, ठीक है, नहीं, इस चीज़ को ही प्रिवेंट करने के लिए क्या है हमारे पास, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। कि कभी आपको कोई चोट लग गई, ठीक है, तो आप देखते हैं अगर आपको कोई चोट लग गई तो थोड़े टाइम तक जो ब्लड है वो मतलब बिल्कुल ब्लड लॉस होता रहता है, पर थोड़े ही टाइम अगर आप देखें कि वो क्या हो जाता है, वहाँ पे प्लेटलेट्स एक्ट कर जाती है, ओके, और वहाँ पे जो बिल्कुल जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। तो ये उसका काम होता है ताकि लॉस ऑफ ब्लड जो है वो कम से कम हो, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास एक और ट्रांसपोर्टिव टिश्यू विच इज लिम्फ, ठीक है। तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ये दूसरे प्रकार का अनदर टाइप ऑफ हमारे पास हो सकता है फ्लूइड है जो इन्वॉल्व होता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। बेसिकली क्या होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, जिसको लिम्फ या तो फिर टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये बताया गया है, ठीक है। इट इज वाइट इन कलर, ये सब बताया गया। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है, फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस व्हिच जॉइन टू फॉर्म अ लिम्फ वेसल, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज से क्या बन जाएगा, लिम्फ वेसल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बोला है। फिर यहाँ पे बात आती है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, ठीक है, कि बेसिकली अब प्लांट्स में भी आपको ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, ह्यूमन में भी आपने करवाया कि एनर्जी को अगर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाना है तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन करना है। वैसे ही प्लांट्स में कैसे होगा, ठीक है। तो प्लांट्स में अगर हम देखें तो हम पहले से मतलब 9th में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि हमारे पास दो तरह के टिश्यूज आ जाते हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है। अब दोनों ही में से जो एक होता है उसका काम क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करना, दूसरे का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का लेना, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को करना। तो बस ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में, ये दोनों क्या होता है हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली ये दोनों टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, ओके, ये यहाँ पे बेसिकली बताया गया है, ठीक। देन आता है हमारे पास प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स, ठीक है। अब हमने पानी जो है, अगर हम कोई भी प्लांट है उसमें पानी डालते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम रूट्स में, उसके रूट्स में पानी डालते हैं, ठीक है, उसके लीव्स में वहीं पे नहीं डालते। अब वो जो पानी है उसको अपटेक करने का काम यानी कि ऊपर तक ले जाने का काम, ठीक है, वो क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास जाइलम और
फ्लोएम, ये दो टिश्यूज होते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है जो फूड या तो फिर जो वाटर और मिनरल्स हो गया उसको एक पार्ट से दूसरी जगह पर तक ले जाना। ओके, ये है। अब यहाँ पे दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको बताया गया जाइलम के बारे में। इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, ये बेसिकली हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक जगह आपने पानी डाला, उसको फिर अगर मूव भी तो करवाना है दूसरी जगह तक, वो बताया। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे कैसा मूवमेंट है? स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर है। यहाँ पे जाइलम में क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टीपली पुश्ड अपवर्ड्स, वो उसको क्या करेगा? अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में पुश करता है। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plants, ठीक है। ये जो टिश्यूज होते हैं बेसिकली ये सफिशिएंट होता है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है, ठीक है, उसको अपवर्ड यानी कि ऊपर ले जाने का, वो कैसा होता है? सफिशिएंट होता है। क्यों? तो प्लांट को ऊपर जो एनर्जी यानी कि पानी ले जाना है, वाटर मिनरल्स ले जाना है, उसके लिए। ओके, प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अगर सबसे पीक पे यानी कि उसके एपेक्स पे अगर ले जाना है, ठीक है, तो ये बताया गया। देखो, मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इन अ ट्री। ओके, जब ट्रांसपिरेशन के दौरान, ट्रांसपिरेशन कैसा प्रोसेस है? लॉस ऑफ वाटर जब हो रहा होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। द प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि जब उसके पास बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ वाटर है, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। इन फैक्ट, इवैपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ क्रिएट्स अ सक्शन व्हिच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट, ठीक है। फिर क्या होगा? ये जो है डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन जो है वो ऊपर ले रही है, जो एरो आपको बताइए कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि क्या हो रहा है? वेपर हो रहा है, ठीक है, बेसिकली इवैपोरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? एरो ऊपर बता रहा है, ठीक है, यानी कि बता रहा है कि कैसे यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वॉट वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, उसी को क्या बोल दिए यहाँ पे? ट्रांसपिरेशन बोल दिया गया है। Thus transpiration helps in the absorption and upward movement, किसमें हेल्प करता है? तो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन, यानी कोई चीज़ को अगर एब्जॉर्ब करना है, और प्लांट की जो वाटर की और जो मिनरल्स, अपवर्ड मूवमेंट भी तो करवानी है। एक ही जगह पर रूट पे पानी डाला तो थोड़ा रूट पे ही रखेंगे उसको, बाकी सारे पार्ट्स तक भी तो पानी पहुँचाना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट, ठीक है, यानी कि नाइट यानी कि रात के दौरान ये जो प्रेशर क्रिएट करना, ठीक है, लोअर डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, क्योंकि दिन के समय में स्टोमेटा कैसे होता है? ओपन होता है, ठीक है। द ट्रांसपिरेशन कुड बिकम्स अ मेजर डिराइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम, ठीक है। तब जो लॉस ऑफ वाटर है वो क्या होता है? कम से कम होता है, बिकॉज जो स्टोमेटल पोर्स होता है वो कैसे होते हैं? ओपन होता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, जाइलम जो होता है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फूड, मतलब बेसिकली वाटर के लिए, वाटर मिनरल्स के लिए, ठीक है। ट्रांसपिरेशन हमने देख ली। अब यहाँ पे जो फ्लोएम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो फूड के लिए या जो अदर सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्ट प्लांट पे करना है उसके लिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होती है? बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का मतलब होते हैं केमिकल रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है उसी को हम बोल देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ओके, ये यहाँ पे बताया गया है हमारे पास। देन यहाँ पे आ जाता है हमारे पास मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। कौन किसको यूज़ करेंगे? एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यूज़ करेंगे। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये क्या करता है? ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको बढ़ाता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, ठीक है, यानी कि फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, ठीक है, यानी कि प्लांट्स को जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें मूवमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो, ठीक है। ये यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के हेल्प से बताया गया। देन हमारे पास आता है लास्ट में एक्सक्रीशन। अब डाइजेशन करवा दिया, ट्रांसपोर्टेशन करवा दिया, रेस्पिरेशन करवा दिया, अब एक्सक्रीशन भी तो करना है, यानी कि जो सारी मतलब सारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको तो बॉडी में रखेंगे नहीं, जो भी खाया, ठीक है, डाइजेशन किया उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको तो बॉडी के बाहर निकाल,
क्योंकि अगर वो बॉडी के अंदर भी रहेगा तो भी बॉडी का कोई भी फायदा नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है किसका, एक्सक्रीशन का, ओके। सो वी हैव अर्ली डिस्कस्ड दैट हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ठीक है, ये बताया गया। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजीनियस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी या ऐसे मटेरियल्स बनते हैं जिसको बॉडी के बाहर फेंक देना, यानी कि एक्सक्रीट आउट कर देना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पर है, ठीक है। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है एक्सक्रीशन का दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीनल लेफ्ट रीनल आर्टरी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। लेफ्ट किडनी आपको दी हुई है, ठीक। फिर आपको यहाँ पे दी हुई है, अगर आप दो किडनीज को देखेंगे तो एक जो किडनीज होती है वो थोड़ी सी नीचे टिल्टेड होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर लीवर आ जाता है, ओके। तो लेफ्ट किडनी यानी कि हमारे पास पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। लेफ्ट रीनल वेन है, अरोटा विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी, लेफ्ट यूरेटर, देन वी हैव वीना केवा, देन यूरिनरी ब्लैडर, और फिर एक्सक्रीट आउट कर देना है तो हमें उसके लिए ओपनिंग चाहिए होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पे बताया गया है, ओके। देन फिर यहाँ पे किडनी है, ठीक है। तो किडनी अकेला तो सब फिल्ट्रेशन का काम का करेगी नहीं, किडनी के अंदर भी क्या होता है, मिलियंस में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम है नेफ्रॉन का, ये भी हमारे में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, ठीक है, यूरिन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, यानी कि जो भी ब्लड में जो वेस्ट अमाउंट है उसको भी तो बाहर एक्सक्रीट आउट करना है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज, ठीक है। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इन सबको भी रिमूव करना होता है। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidney is none other than nephron, okay. So what are the function unit of kidney, हम बोलेंगे nephron, okay. Like in the lungs, ठीक है, lungs में भी जैसे भी हमारे पास जो deoxygenated air होती है, बेसिकली हमें उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। जब हम उसको लंग्स में ले जाते हैं तभी वो क्या होता है, कन्वर्जन होता है किसका, डीऑक्सीजनेटेड का ऑक्सीजनेटेड में, ठीक है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी वो करना होता है, ठीक है। इट्स अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब, जिसको हम कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल, ठीक है। यानी कि जो कप शेप हमारे पास कैप्सूल है उसको हम बोल देते हैं बाउमेन्स कैप्सूल, दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट, ठीक है, जिसका काम होता है फिल्ट्रेशन को कलेक्ट कर देना, ओके। Each kidney has a large number of this filtration units which is called as nephrons, ठीक है। दोनों ही किडनी के पास भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में फिल्ट्रेशन यूनिट जिसको हम बोल देते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स पैक क्लोज टुगेदर, कि एक दूसरे से एकदम क्लोज टुगेदर पैक्ड होते हैं, ओके। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब, ओके। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर जो है रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट है, ओके। एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, ठीक है, यानी कि अगर उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, और हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, ठीक है, कितना एक्सक्रीट आउट करना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर, ठीक है, फिर वो किस में जाता है, एक लॉन्ग लंबी सी ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो किडनी को कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर से, एंड यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। द ब्लैडर इज मस्कुलर, ब्लैडर कैसा होता है, मस्कुलर होता है, सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, ठीक है, नर्वस कंट्रोल में होता है, ठीक है। वी हैव डिस्कस एल्सवेयर एज अ रिजल्ट वी कैन यूजली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है, इसीलिए तो हम यूरिनेशन का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें बताया गया, इसके बारे में हमें बताया गया आर्टिफिशियल किडनी यानी कि हेमोडायलिसिस के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है कि किडनीज आर विटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, यानी कि किडनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है, अगर फिल्ट्रेशन करना है, ठीक। देन सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस हो गया, कोई ऐसी इंजरी हो गई, ठीक है, ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ किडनी, दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, ठीक है, यानी कि बहुत सारे वेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे विच कैन लीड टू डेथ, जो जिससे इंसान मर सकता है। इन केस ऑफ किडनी आर्टिफिशियल किडनी की जो होती है यहाँ पे ज़रूरत होती है,
जिसको हम बोल देते हैं हेमोडायलिसिस, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग यूनिट, ठीक है। यानी कि ये जैसे कि डायलिसिंग यूनिट है, ठीक है, ये फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन होता है, यूज डायलिसिंग एंड ट्यूबिंग मेड ऑफ अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि जो काम की चीज़ है उसको अंदर आने देगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वहीं से बाहर कर देगा, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज हेमोडायलिसिस, ओके। देन आता है हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस तो आपने देख लिया, ह्यूमंस में तो ऐसे हो रहा है, प्लांट्स में भी तो कैसे होता है, ठीक है। तो प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सक्रीशन देन रोज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी ये लोग यूज करते हैं प्लांट्स, ठीक है। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कुछ ना कुछ एंड प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वो बताएंगे। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यानी कि O2 जो होता है एक हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है कब, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है प्लांट्स में हो रहा। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन, हमने पहले पढ़ा था कि प्लांट जो ऑक्सीजन के साथ कैसे डील करते हैं। they can get rid of excess water by transpiration, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे होता है। For other ways, plant use the fact that many of their tissue consist of dead cells, ठीक है। प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं जो बने हुए डेड सेल्स है। डेड सेल्स का काम होता है बेसिकली उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, एंड दैट दे कैन इवन लॉस सम पार्ट्स सच एज लीव्स, ठीक है, ये बताया गया। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं। Waste products may be stored in leaves when they that fall off, यानी कि जब वो गिर जाए तब बेसिकली ये हमें बताया गया है। then हमें बताया other waste products are stored as resins and gums, especially in noble soil, and plants also excrete some waste product into the soil around them, यानी कि ऐसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है बेसिकली किसमें, प्लांट में। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा हो तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक्ट करता है कब, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा हो तब, ओके। सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर, ओके। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस चैप्टर के साथ साथ ही आपको बता दिए, तो प्लीज़ आप डायग्राम्स मेक श्योर करिए कि आपके डायग्राम्स जो प्रैक्टिस करें और डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से आ जाए, पाथवे आपको सबका याद होना चाहिए किसका क्या है, ओके। एंड विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।